बाकी WBC बता दिया था, सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना था। चलो देखो, सबसे पहले WBC को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इनके सेल्स में प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, इसके लिए इनको अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब देखो फर्दर एग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं इनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। तो एग्रेनुलोसाइट में इसको फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एग्रेनुलोसाइट में एक आती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, दूसरी आती है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर यहां पे आ जाते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स में। क्या हो रहा है ये? ग्रेनुलोसाइट को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड, ये जानवी एंटर क्यों नहीं कर पा रही ग्रेनुलोसाइट को? अरे यार, सर आपने क्या बताया था, ग्रैन्यूल्स होता है? ग्रेनुलोसाइट को फर्दर हम फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं? इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, है ना। सर अब देखो ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, हाँ 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 बोलो। सर आपने किसमें बताया था कि ग्रैन्यूल्स होते हैं और किसमें नहीं? सेल्स के अंदर, ये WBC के अंदर, जिन WBC के अंदर ग्रेनुलोस होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होते उन्हें एग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। ओके सर। न्यूक्लियस हो गई, इसमें ग्रेनुल्स मौजूद हैं और उसमें ग्रेनुल्स नहीं मौजूद हैं, सिंपल है। अब देखो फर्दर लिम्फोसाइट दो तरह की हो सकती हैं। बी लिम्फोसाइट, इन्हें बी सेल्स कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट इन्हें टी सेल्स कहते हैं। तो लिम्फोसाइट को हम बी सेल्स टी सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहले आप ये क्लासिफिकेशन लिख लो, फिर मैं एक एक आपको लिखवाता जाता हूँ कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, क्या फंक्शंस क्या होते हैं। हम ये फंक्शनलिटी के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके वो बता दिए थे, आपको मैंने इनके शेप कैसे होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था। और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, और इनके अंदर जो इनकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज ए, दिस इज बी।
नोट कर लिया? वेट सर। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा। दे आर नॉन मोटाइल, तो सबसे पहला है लिम्फोसाइट। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन फैगोसिटिक। सर दे एक आर नॉट, सेकंड दीजिए। हाँ क्या? सर एक सेकंड, थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, डन सर। ठीक है। They are non-motile and non-phagocytic. What is it meant by phagocytic, non-phagocytic? They are non-motile, non-phagocytic. हाँ जी, सर आप प्लीज फर्स्ट पॉइंट से रिपीट कर सकते हैं? दे आर, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट था, सॉरी। they are non-motile, non-phagocytic. तो non-phagocytic का क्या मतलब हुआ? सेल्स को नहीं खाते हैं। हाँ, इसको नहीं खाते? सर दूसरे सेल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, जैसे सर फैगोसाइटोसिस नहीं करते। जैसे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या नॉन फैगोसिटिक का क्या मतलब वो बताओ। देखो, WBC का मैंने फंक्शन क्या होता है कि सपोज दैट ये बैक्टीरिया है, तो दो तरीके होते हैं। अब बैक्टीरिया को, हमारे ब्लड में बैक्टीरिया कैसे भी पेनिट्रेट कर गया, चला गया बॉडी के अंदर। अब ब्लड में अगर है तो जहां पर बैक्टीरिया होगा उसको ढूंढ के मारने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिम्फोसाइट्स को दिया गया है, रेदर देन वी कैन से WBC को दिया गया है। WBC हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। तो WBC करते क्या है, जहां पे भी बैक्टीरिया होगा वहां पहुंचेंगे, कुछ WBC पहुंच करके इन बैक्टीरिया को खाएंगे और खा करके खुद मर जाएंगे। इस तरह की WBC जो बैक्टीरिया को खा के मार देती हैं, उनको हम बोलते हैं फैगोसिटिक WBC। तो ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। लेकिन ये तय है कि ये वो सेल्स हैं जो किसी भी पैथोजन को खा करके मार देती हैं, लेकिन साथ में खुद भी मर जाती हैं। तो ये इनका सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, बट दे डिस्ट्रॉय। दूसरी होती है नॉन फैगोसिटिक। अब जो नॉन फैगोसिटिक टाइप की WBC होती हैं, वो कैसे मारेंगी? उनका भी काम बैक्टीरिया को मारने का है, दोनों का तरीका मारने का अपना अलग अलग। जो नॉन फैगोसिटिक होती हैं वो क्या करती हैं कि अपनी ही बॉडी से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज करती हैं, या यूं कह सकते हैं कि केमिकल रिलीज करती हैं। ये केमिकल जैसे ही ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, और बहुत लंबे समय तक डिसॉल्व रहता है, ये जैसे ही किसी बैक्टीरिया या किसी दूसरे पैथोजन के कांटेक्ट में आएगा उसको मार देगा। ये जो केमिकल रिलीज किया गया है, जो प्रोटीन रिलीज किया गया, इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो WBC दोनों हैं, दोनों WBC के मारने का तरीका। इसने बिना खाए मार दिया तो अपन इसको क्या बोलेंगे? नॉन फैगोसिटिक। नॉन फैगोसिटिक। तो इस तरह से फैगोसिटिक या नॉन फैगोसिटिक का ये मतलब होता है। ये अपनी सेल्स को वैसे नहीं खाती हैं, अपनी बॉडी की सेल्स को बिल्कुल नहीं खाती हैं, लेकिन जब ये कैंसर हो जाता है तो कैंसर में ये अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं। RBC को खा लिया, प्लेटलेट को खा लिया, दूसरी WBC को खा लिया, एक बॉडी की किसी और सेल को खा लिया, तो इसको ऑटोफैगी बोलते हैं, जो वो अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं। और वो कंडीशन को हम लोग ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। हाँ बताओ। सर वो एक बार आप फिर से बता सकते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोटीन जब वो रिलीज करती हैं तो वो कैसे होता है? ब्लड में डिसॉल्व रहती हैं, जैसे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में एंटीबॉडी आती है, बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। तो बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस होती है एंटीबॉडीज, ओके ओके। और लंबे समय तक हमारे ब्लड में डिसॉल्व रहती हैं। सर इसमें वो खुद नहीं मरते ना? नहीं, खुद कैसे मर सकते हैं? वो तो हमारी बॉडी की खुद की प्रोटीन है। कभी देखा है कि सांप अपने जहर से मर गया हो?
नो सर, नो है ना? सर, जैसे पहले वाले में वो मर गए थे, कौन से पहले वाले में? ये नहीं, फेगोसाइट। वो ना, 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 वो तो खा लिया ना, इसलिए वो मर गए। हमारी बॉडी में कहीं पर अगर वुंड हो जाते हैं, तो वहां पर जब पस का फॉर्मेशन होता है, वो पस हमारी बॉडी की ही मरी हुई WBC होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी एंड destroy microbes, destroy microbes, toxins and ट्यूमर सेल। अंडरलाइन करेंगे, ट्यूमर सेल। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर की सेल्स को मारने की कोशिश हमारी WBC नहीं कर सकती, दे ट्राई फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट, they constitute 20-25%, they constitute 20-25% of WBC। तो 20-25% WBCs जो होती है हमारे ब्लड में, दे आर लिम्फोसाइट्स एक्चुअली। their lifespan may be from few days to years। डिपेंड करता है, कुछ लिम्फोसाइट का लाइफ स्पान कुछ दिनों तक हो सकता है और कुछ का कई सालों तक हो सकता है, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, नोट करेंगे। ये मैं जितने कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहा हूं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा और याद रखिएगा। दे आर दी, जो मैं अंडरलाइन कराऊं या स्टार बनवाऊं, वो आप अंडरलाइन करते रहिएगा, वो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो मैं अंडरलाइन आपको करवाता हूं। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ, अंडरलाइन करेंगे लार्जेस्ट, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC, दे आर द largest of all WBC। Next point, they are motile and phagocytic, they are motile and phagocytic। Next point, they engulf bacteria and cell debris, bacteria and cell debris। Next point, their lifespan is, सर सेल डेब्रीज मतलब? सेल, हमारी बॉडी में कोई सेल मर गई, पुरानी सेल्स मर गई, अब मरी हुई सेल्स का जो कूड़ा इकट्ठा है ना, जो गार्बेज इकट्ठा है, उसको हम सेल डेब्रीज कहते हैं। ओके सर। तो हम कह सकते हैं ये स्कैवेंजर्स की तरह भी फंक्शन करती हैं। देयर लाइफ स्पान इज 10 to 20 hours। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर में, मतलब अब आ जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप पे आते हैं। इओसिनोफिल्स, पहला, सबसे पहला है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, फर्स्ट पॉइंट, they increase in एलर्जी, इनके नंबर बढ़ जाते हैं। they increase in एलर्जी, अस्थमा एंड हे फीवर। ये बुखार एलर्जी से आता है, हे फीवर एंड हे फीवर।
दे हेल्प इन, अंडरलाइन करेंगे, दे हेल्प इन डिसॉल्विंग, दे हेल्प इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट। अगर हमारी बॉडी में इंटरनल क्लॉटिंग हो गई है तो उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। दे आर नॉन फैगोसिटिक, दे आर नॉन फैगोसिटिक। नेक्स्ट, सर आपने एलर्जी, एस्थमा और ही फीवर के बारे में क्या बोला? क्या चीज? तो पहले पॉइंट के बारे में क्या बोला आपने, ही फीवर वगैरह के बारे में? दे इंक्रीज इन एलर्जी, अस्थमा एंड hay fever. They increase in allergy, asthma and hay fever. They are similar like lysosome and destroy parasites and destroy parasites. फोर्थ नंबर पे आते हैं basophils. Basophils, they releases, अंडरलाइन करेंगे भाई, they releases heparin, serotonin and histamine. हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन एलर्जी की वजह से रिलीज होने वाला सब्सटेंस है। दे आर, अंडरलाइन करेंगे, लीस्ट इन काउंट, सबसे कम नंबर में यही है डब्ल्यू पाई जाने वाली WBC थे। दे आर लीस्ट इन काउंट। फिफ्थ नंबर पे न्यूट्रोफिल्स, they are most numerous WBC. They account 60 to 65%, they account 60 to 65% of all WBC. They eat, next point है, they eat harmful germs, that's why they are phagocytic in nature. Their lifespan is 4 to 5 days. Their lifespan is 4 to 5 days. ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ WBC। इनसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी तीनों का इनका लाइफ स्पान एवरेज 4 से 5 दिन होता है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटलेट्स। सर बी सेल्स और टी सेल्स। हाँ, बी सेल्स और टी सेल्स, राइट। बी सेल्स और टी सेल्स नोट कर लो भाई, रुको पीछे आ जाता हूँ। बी सेल्स तो आगे लिखवा देता हूँ। बी सेल्स और टी सेल्स, दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। इन्हें बी सेल्स कहने के पीछे रीजन ये है कि
they are produced in liver. Yeah, rather than produced, they mature in liver. They mature in liver. बनती तो हर सेल बोन मैरो में है. They mature in liver. तो लिवर में जाकर के मैच्योर होती हैं, ठीक है ना. और फंक्शन क्या होता है? They produces एंटीबॉडी. ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके मार देती हैं. टी सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स दे मैच्योर इन थाइमस. तो हमारे थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं, है ना. और इनका फंक्शन क्या होता है? दे डायरेक्टली अटैक टू एंटीजन. तो डायरेक्ट अटैक करके उसको मार देती हैं. फैगोसाइटोसिस का काम करती है. नीचे एक नोट लिखेंगे, नोट. बी सेल्स एंड टी सेल्स they are also called memory cell because they maintain memory of older disease. इसका मतलब क्या हुआ? इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी एक बार हो गई है तो उस बीमारी के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बनाया गया है, इस बात की मेमोरी बी सेल और टी सेल में स्टोर रहती है, जिसकी वजह से जब वही बीमारी दोबारा आती है तो उसके खिलाफ ये बहुत तेजी से एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है. तो ये पुरानी किसी बीमारी की मेमोरी को याद रखती हैं, इसीलिए इनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है. सर, हाँ सर ये टी सेल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? बोन मैरो में? कोई भी हमारी बॉडी की, मैंने बताया ना, जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. और कोई प्लेस नहीं जहां पे प्रोड्यूस हो. अगर कहीं पे लिखा है कि दे आर प्रोड्यूस इन लिवर और दे आर प्रोड्यूस इन थाइमस, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, ऐसी कोई सेल नहीं है जो बाकी किसी ऑर्गन में प्रोड्यूस हो. दे ऑल आर प्रोड्यूस इन आर बोन मैरो. आफ्टर दैट दे गो टू डिफरेंट ऑर्गन फॉर सेक ऑफ मैच्योरिटी. वहां पे जाके मैच्योर होती हैं और अपना फंक्शन अचीव करती है, जो भी इनका फंक्शन होता है. सर आप लीजिए नोट दोबारा रिपीट कर. B cells and T cells are also called memory cells as they maintain memory of old disease. They maintain memory of old disease. ठीक है, अब आ Yes. जाते हैं प्लेटलेट पे. वन लास्ट, दैट इज प्लेटलेट्स. अब देखो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, सिंपल है, नोट करेंगे. Their formation takes place in bone marrow. Formation of platelet is called. सर आपने इससे पहले क्या बोला था? Their formation takes place in bone marrow. Formation of platelet is called thrombopoiesis. Formation of platelet is called thrombopoiesis. Their lifespan is a week. Their lifespan is a week.
platelet factors help in blood clotting. Platelet factor help in blood clotting. ठीक है, यस सर। तो ये तो हमारे हो गए जितने टाइप की हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप क्या चीज होती है? सर एक बात पूछनी है। हाँ, 2 बात पूछिए, बताइए। सर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो थे वो था फैक्टर जो थे ब्लड क्लॉटिंग के। हाँ, तो वो इसमें ही है? ना 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 ना, हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ पूरा। अभी मैं क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है, हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है। उसकी एक पूरी एक चेन रिएक्शन है जैसे होती है वो प्रोसेस, है ना। ओके सर। इनको थ्रोम्बोप्लास्ट इन्हीं को बोलते हैं। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्ट, तो सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप क्या चीज होती है। ठीक है, पहले समझते हैं, बहुत बेसिक सी बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो सपोज दैट कि किसी भी बंदे की आरबीसी है, अब उस बंदे की जो आरबीसी होती है, ये उसकी आरबीसी हो गई, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और ये आरबीसी की मेम्ब्रेन हो गई, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन हो गई। अब उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन में उसके सरफेस में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, है ना, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? बोलो, एंटीजन क्या होता है? सर इट हेल्प्स अस टू फाइट डिजीज। हाँ, एंटीजन क्या होता है? ए, तुम लोग घर जाके पढ़ते भी नहीं हो क्या जो पढ़ा देता हूं? पिछली क्लास में तो बताया था ना। एक मिनट होल्ड करना।
इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। हाँ, आमना सही बताया आपने। दे आर टॉक्सिन्स फॉर फॉरेन सब्सटेंस, राइट राइट आमना, यू आर राइट, दे आर टॉक्सिन फॉर फॉरेन सब्सटेंसेस। और मैंने आपको बताया था कि दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, कल ही तो बताया, मतलब कब, जो लास्ट क्लास में तो बताया था आपको कि दे मे बी मैंने बायोलॉजिकल, भी दिया सर आपको। they may be biological or non-biological substances, right, or which तो देखो एंटीजन, हाँ तो अब समझिए, एंटीजन मैंने आपको बताया था एनी काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस अगेंस्ट विच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ऑन बॉडी। तो अभी क्या होता है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी भी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए, आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप होता क्या है, अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज ब्लड ग्रुप, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो ब्लड ग्रुप का नाम कैसे रखा गया, अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम ए है, अगर उसके ऊपर एंटीजन बी है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम बी है, अगर उसके ऊपर एंटीजन ए बी है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम ए बी है, और अगर उसके ऊपर कोई जीरो एंटीजन है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम ओ। सो दैट्स हाउ द ब्लड ग्रुप हैड बीन केप्ट। इज इट क्लियर? सर ओ एंटीजन तब होता है जब एंटीजन उस पे होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ओ किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ओके सर। अभी बात यहां तक क्लियर है? सर एक बार ये पूरा रिपीट हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं फिर से बता रहा हूँ, चला ठीक है गया था ना। सर। हाँ सर ठीक एक है, बार, सर एक बार एंटीजन भी बता दीजिएगा। मैं फिर से पूरी बात समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझिएगा, ऐसा मत कहना कि पूरी कहानी के बाद बोलो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, है ना, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आपको आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को फिर से, है ना। मैंने आपसे ये बताया हुआ था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, पूरी कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा, और जो आपको लगे नोट करने लायक आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके 12th तक काम आएगा, क्योंकि 12th में भी पूरा इम्यून सिस्टम है, उसमें भी यही चीज हम दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। अब देखो क्या होता है कि एंटीजन क्या होता है, नॉर्मली एंटीजन होती क्या चीज। तो मैंने आपको बताया था कि किसी एंटीजन दो तरह की, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में एंटर करे और उसके एंटर करते ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए, उस किसी भी चीज को अपन एंटीजन कह सकते हैं। एंटीजन दो तरह की चीजें हो सकती, एक बायोटिक, बायोटिक का मतलब वो कोई भी चीज जो लिविंग है वो एंटीजन की तरह फंक्शन कर रही है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, any kind of damn thing which is pathogen or which enter in our body and against it formation of antibody starts। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट फंक्शन करना स्टार्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, एंटीजन। अब जो लिविंग एंटीजन होते हैं, तो ये लिविंग एंटीजन है, इन्हीं को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं पैथोजन, ठीक है। ये हमारे ब्लड में गए, जैसे ही ब्लड में गए डब्ल्यूबीसी ने देखा कि ये सब आ गए हैं तो इनके खिलाफ हमारी शरीर में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। मैं बता चुका हूं कि एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन है। दूसरे एंटीजन हो सकते हैं एबायोटिक। एबायोटिक क्या होते हैं, दे आर नॉन लिविंग। अब ये क्या हो सकता है, कुछ लोग डस्ट के लिए एलर्जेंट होते हैं, तो डस्ट जैसे उनकी बॉडी में जाती है तो उनको बुखार आ जाता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना डस्ट के अंदर जाते ही बनना शुरू हो जाती है, तो डस्ट उनके लिए एंटीजन है। स्मोक, कुछ लोग स्मोक के लिए एलर्जेंट होते हैं, तो स्मोक एंटीजन है। किसी भी तरह का केमिकल, कुछ लोग डाई के लिए, हेयर कलर के लिए, क्रीम के लिए, है ना, ये सब के लिए, तो किसी भी तरह का एंटीजन, ये भी केमिकल भी एंटीजन हो सकता है। तो इस तरह से एंटीजन किसी भी तरह का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, कंपाउंड या सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में एंट्री करते ही हमारी डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, तो भैया एंटीजन प्रोटीन भी हो सकती है, क्यों, प्रोटीन इज ए टाइप ऑफ केमिकल। अब अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर, नाउ व्हाट इज ब्लड ग्रुप,
अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ये कहूंगा कि उसकी बॉडी में, उसकी आरबीसी में जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी में एंटीजन बी है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी के ऊपर दो तरह के एंटीजन मौजूद हैं, ए और बी, दोनों ही एंटीजन। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, तो मैम आगे बढ़ता हूं। सर इसके बाद सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, तो हाँ बोलो बोलो भाई, आ रही है सर आपको। इसके बाद यस सर इसमें इंक्लूडेड है या फिर कि आप नेगेटिव अलग से बताओगे? आवाज क्लियर नहीं, मैत्री फिर से एक बार बताओ, क्या कह रहे हो? हेलो, आपको क्लियर है अब? हाँ तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। हेलो, यस सर। सर मैं बोल रही थी कि ए बी जो नेगेटिव वाले होते हैं आप इसी में इंक्लूडेड होता है अलग से? अभी 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 नेगेटिव पॉजिटिव पे भी नहीं जाना, अभी यहीं पे कहानी पे रहो। मैं नेगेटिव पॉजिटिव भी पूरी बताऊंगा, अभी यहीं पे रहो, इसी पे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव Okay. दैट्स आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान से समझो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आगे नहीं भागो, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ जो बात मैं समझा रहा हूँ। सबको समझ में आया? यहां तक कहानी पूरी समझ में आ गई? पूरी बात समझ लीजिए फिर आप। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं किसी बंदे की बॉडी में, सपोज दैट देयर इज ए पर्सन, एक बंदा है, उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, मैं क्या करता हूं, उस आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ी और मैंने उसको क्या किया कि बी ब्लड चढ़ा दिया, बी ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा। अब क्या होगा? देखो अब होगा क्या कि इस आदमी के शरीर में जो आरबीसी है उसमें एंटीजन ए है, और इस आदमी के शरीर में जैसे ही मैं बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाऊंगा तो अब इसकी बॉडी क्या करेगी, इसकी डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, ये बी जो एंटीजन है ये तो एंटीजन की तरह फंक्शन करेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाएगी। ए वाले बंदे के शरीर में अगर बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो अब क्या हुआ कि ए वाले, ये जो ए वाला ब्लड ग्रुप है ये इसके खिलाफ इस बी को एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि दोनों ही जो ब्लड कैप्सूल्स है ना, ए वाली और बी वाली, दोनों आपस में चिपक जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड कैप्सूल्स या ब्लड सेल्स क्लंपिंग। इस रिएक्शन को, दोनों के आपस में चिपक जाने की रिएक्शन को हम एग्लूटिनाइजेशन भी कहते हैं, एग्लूटिनाइजेशन। और आदमी की मौत हो जाएगी। इसीलिए गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से बंदा मर सकता है। ठीक है, ठीक। हाँ आवाज नहीं आ रही भाई मुझे। सर हाँ क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मैं आउट हो गई थी। ठीक है, सर ये क्लम्पिंग से मर कैसे सकता है कोई? क्लंपिंग मतलब होता है दोनों का आपस में चिपक जाना। मर कैसे सकता है? अरे भाई हमारी बॉडी में पतली पतली कैपिलरी है, जब ब्लड सेल्स आपस में चिपक जाएंगी तो एक क्लंप होकर के कचरा इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, यस सर। क्लंपिंग हो जाएगी। क्लंपिंग का सिंपल, क्लंप करने का मतलब होता है चिपक जाना आपस में, तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इस चिपकने के रिएक्शन को हम एग्लूटिनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर यहां तक? और बताओ। हाँ बोलो भाई। सर ये आप लिखवाएंगे या लिख लें हम?
मैं लिखवा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखवा देना चाहिए, लेकिन Yes, पहले मैं sir. पहले मैं हाँ, मैत्री बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर रिपीट कर दीजिएगा। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि किसी एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, उस आदमी को हम लोग बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बी वाले ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन बी है। जब इसके अंदर बी एंटीजन जाएगा तो जो ए वाले ए ब्लड ग्रुप वाला है, ये ए को तो एंटीजन नहीं मानता है, लेकिन बी को एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा और इस बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि दोनों ब्लड ग्रुप ए और बी वाले आपस में दोनों ब्लड कार्पसेल्स चिपक जाएंगी और इनके चिपकने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स क्लम्पिंग। इसी ब्लड सेल्स क्लम्पिंग को टेक्निकली या केमिकली हम कह सकते हैं एग्लूटिनाइजेशन, ठीक है। सर अब मेरी यस हाँ सर। बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताओ बताओ अब आ भाई, रही आ है? रही आ रही, बोलो बोलो। हाँ हाँ यस सर। सर मैं बोल रही थी सर, वो बी को एंटीबॉडी क्यों ट्रीट करता है जबकि वो दूसरा एक ब्लड ग्रुप है, उसको पता कैसे चलता है कि उसमें देखिए, एंटीबॉडी? हमारे शरीर में जो प्रोटीन नहीं पाई जाती, ऐसी कोई प्रोटीन जो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं, अगर वो प्रोटीन हमारे ब्लड में जाएगी तो उसका हमारा शरीर एंटीजन की तरह ही लेगा, ठीक है। अब इस आदमी के शरीर में एंटीजन बी मौजूद नहीं है। एंटीजन बी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जब ये ए वाले के ब्लड में जाएगा तो ये उसके बॉडी की प्रोटीन नहीं, ये फॉरेन मटेरियल है, तो फॉरेन मटेरियल को वो एंटीजन की तरह ही ट्रीट करेगा। अब क्लियर है? यस सर। भाई बैक्टीरिया को हमारा शरीर एंटीजन क्यों मानता है? क्योंकि बैक्टीरिया में जितने केमिकल पाए जाते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, तो हमारे शरीर के लिए वो फॉरेन मटेरियल है, एंड एनी फॉरेन मटेरियल दैट इज एंटीजन फॉर आवर बॉडी, ठीक है। ओके। सर अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी दूसरे इंसान का मतलब ए है, तो उसको अगर चढ़ा दिया ओ वाले को तो फिर भी क्लम्पिंग हो जाएगी? चलो बेटा, हम फिर वही बताने जा रहे थे, है ना। अगला मैं आपको यही बताने जा रहा था। अब हम क्या करते हैं, इस आदमी को ओ ब्लड चढ़ा देते हैं। अब ओ वाले ब्लड में तो कोई एंटीजन है नहीं, तो इस आदमी की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्लम्पिंग नहीं होगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगी। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये किसी को दे सकता है। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, ओ क्या कैसे बन सकता है यूनिवर्सल? ठीक है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सर क्लम्पिंग होने से क्या होता है? बेटा देखो, हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, जब वो क्लम्प हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने लगेंगी, तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ। यस सर। बढ़ जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या वो हमारी कैपिलरी में बह पाएगा? नहीं सर। नहीं बह पाएगा। जब Yes. नहीं बह पाएगा तो कैपिलरी में फंस जाएगा, ठीक है। यस सर। फंस जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा, यस सर। ठीक है। अब जब Yes. सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। यस सर। सर हाँ बताइए। सर वो क्लम्पिंग होने का रीजन क्या होता है, एक बार बता दीजिए। मैत्री, यही तो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर तक कि भाई ये एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगी, ठीक है। सर तो वो क्लम्पिंग से मारता है, आई मीन उसको हटा देता है? प्रभु रुको, मैं अब थोड़ा समझा देता हूं। हमारे शरीर में इस तरह की पाइप पड़ी है, इन पाइप्स को हम लोग आर्टरी और वेन्स कहते हैं। आर्टरी और वेन कहते हैं। इन आर्टरीज वेन में ब्लड बहता है कि नहीं, बताओ तुम लोग, हाँ कि ना? यस बहता है, सर। बहता है ना। इनमें एक लिमिटेड जगह होती है, जो सबसे पतली हमारे शरीर में आर्टरी होती है या वेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी।
कैप ब्लड कैपिलरी, शाबाश बेटा, ब्लड कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरी कितनी पतली होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? तो 1.25 mm 1/12 ऑफ हेयर, हमारे बाल से 12 गुना पतली होती है। ठीक है, अब उसके अंदर आरबीसी दौड़ती है। अब हुआ यूं कि इन कैपिलरी के अंदर जो आरबीसी थी, वो आरबीसी ऐसे घूम रही थी, फ्लो हो रही थी। अब आरबीसी आपस में चिपक गई, चिपक गई, क्या होगा? ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ब्लड का फ्लो रुक गया, यस सर, ये कैपिलरी फट जाएगी, यस सर। आदमी मर जाएगा। सर तो मैंने ये थोड़ा ना पूछा सर, सर मैंने पूछा वो क्लम्पिंग इसलिए होती है क्योंकि वो ए बी अट्रैक्शन होता है, ए का और बी का अट्रैक्शन। यस नहीं यार, सर, सर ये एक्चुअली पूछना है। इनके दोनों के बीच में जो क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडीज एक तरह की प्रोटीन है, एंटीबॉडीज प्रोटीन की वजह से जब एंटीबॉडी बनती है तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है। यस तो सर, बस इतना प्रोटीन सा की पूछा वजह था से बीच में सर। क्लम्पिंग। यस सर, थैंक यू सर। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे लिखवा देना चाहिए ना, इससे पहले तुम 5 मिनट बाद तुम लोग भूल जाओ, मैं लिखवा ही देता हूँ, पहले नोट करो, यही नोट करो। इफ a wrong blood is given, if a wrong blood is given to a person, the receiver's blood capsules, the receiver's blood capsules with clump with donor's capsules, सर विद के बाद the receiver's blood capsules will clump with, the receiver's blood capsules will clump with donor's capsules. This reaction is called agglutination. This reaction is called agglutination. Full stop. It will leads to death of receiver. ठीक है, सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या पूरा? कहां से? सर रिसीवर्स ब्लड कैप्सूल। रिसीवर ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है, रिसीवर्स ब्लड कैप्सूल्स will clump with donors capsules. This reaction is called agglutination, and it will lead to death of रिसीवर। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल बात समझ लेते हैं। सर हाँ, सर जब ब्लड ग्रुप ओ देते हैं तो क्लम्पिंग नहीं होती ना? मैं वो पूरी बात बताऊंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं करनी है, पहले नोट करो जो मैं समझा रहा हूँ। सर हाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, ए बी वाले ए बी ही लेते हैं ना? अरे मालिक थोड़ा रुको, पहले जो लिखवा रहे हैं वो लिखो, हम बताते हैं, सब बताते हैं। ओके सर। हाँ, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप was discovered by, कौन थे? A, B and O blood group was discovered by Landsteiner.
इन 1900। तो एबीओ खोजा था लैडिस्टिनर ने, और अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, तो द क्रेडिट गोज टू लैडिस्टिनर। आफ्टर 2 years, AB blood group was discovered by De Castello. AB blood group was discovered by De Castillo in 1902. 2 साल बाद AB खोजा गया। अभी सभी तरह के ब्लड ग्रुप, मतलब ABO, BO, है ना, ये सब ब्लड ग्रुप दे आर डिटरमाइंड बाय अ जीन आई। हमारी बॉडी में एक जीन आई होता है, वो डिटरमाइन करेगा किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, AB होगा या O होगा। ठीक है, अब सर अगली, हाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, ये क्या कहते हैं एबीओ, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं? मतलब उनके साइज में मैटर होता है या फिर नहीं एंटीजन भाई, का टेस्ट? हमारा ब्लड निकाला जाता है, वो लैब वाला ले जाता है, लैब वाला कुछ केमिकल डालता है। अगर ए एंटीजन है तो अलग कलर आएगा, बी एंटीजन है तो अलग कलर आएगा, तो ऐसे डिसाइड करते हैं वो, माइक्रोस्कोप से देख करके कलर डिसाइड ओके सर, डिफाइन ओके करते सर। हैं ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब आते हैं ब्लड ग्रुप, है ना। तो अगर किसी बंदे के का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O है, अगर किसी ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में ए एंटीजन है, बी है तो बी एंटीजन है, AB है तो उसकी बॉडी में ए एंड बी दोनों एंटीजन है, और O है तो उसकी बॉडी में नो एंटीजन। अब अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा तो उसके एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, और अगर एंटीजन AB है तो इसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, उसमें, सॉरी नॉट बॉडी में, उसके इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर O है तो उसके शरीर में A और B दोनों ही एंटीबॉडी बनेंगे। ये याद रखना, ये ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? यस सर। नो सर। नो सर। सर सर हेलो। यस सर, सर ए बी और ओ में सर कोई मतलब वो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, उनके साइज में? किसी भी तरह की आरबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, जैसे मैंने आपको बताई, हर आरबीसी या एरिथ्रोसाइट वैसे ही होती है। अच्छा ठीक है सर। नोट कर लिया भाई? यस सर। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा कि ये एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये वो जिसका बी है, ये जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, या जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ये मेरे पास एक ओ ब्लड ग्रुप है, इसके सरफेस में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, नो। तो अगर मैं ये ए वाले को चढ़ा दूं तो क्या इसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी? नो सर। नहीं बनेगी। तो मैं ए वाले को चढ़ा सकता हूं? यस यस सर। सर। मैं इसको चढ़ा दूं तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी? नो सर। नहीं No, बनेगी। sir. बनेगी? नो सर। बनेगी? नो सर। No. तो ये सबको दे सकता है कि नहीं दे सकता है? यस सर। यस सर। तो मैं यही Yes, तो कह रहा था कि ये यूनिवर्सल डोनर है, यही बात कह रहा था थोड़ी देर पहले। अब समझे? यस सर। हाँ ठीक। अब फिर ठीक, अब दूसरा केस लेते हैं। तो O इज यूनिवर्सल डोनर, है ना। अब दूसरा क्या है, ये AB है। AB में
ये किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं बनाता है, नो एंटीबॉडी, यही मैंने बताया ना। यस यस सर। तो ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो मैं अगर इसको ए वाला ब्लड ग्रुप दे दूं तो क्या एंटीबॉडी कोई बनाएगा क्या ए के खिलाफ? नो No. सर। नो क्या ये बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? नो sir. No, सर। sir. क्या मैं ओ के खिलाफ बनाएगा? नो सर सर। No, क्या ये sir. एबी के खिलाफ बनाएगा? नो सर No, तो sir. किसी से भी ले सकता है, यस सर यस तो ये यूनिवर्सल Yes. रिसीवर है। यस सर क्लियर है? Yes, यस sir. सर यस चलो सर। ठीक, हाँ ठीक। अब आ जाते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज होती है। ठीक है, तो एक चीज होती है RH फैक्टर। RH फैक्टर, अब ये RH फैक्टर क्या होता है? एंटीजन के अलावा आरबीसी की सरफेस में एक और प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इस प्रोटीन को खोजा गया था एक बंदर में, रीसस मंकी। इंसानों के शरीर में जितने भी मेडिसिन के टेस्ट किए जाते हैं तो किसी इंसान में नहीं किए जाते, एक्चुअली रीसस मंकी में किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि HIV भी इसी बंदर से इंसानों में आया, HIV इंसानों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो रीसस मंकी हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। इंसान पे एक्सपेरिमेंट करना क्राइम है पूरे वर्ल्ड में, हम इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो रीसस मंकी हमारा क्लोज रिलेटिव, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो इसीलिए RH का मतलब रीसस मंकी है। ठीक है ना, RH रीसस है इसका मतलब। तो ये रीसस मंकी में पहले खोजा गया था, इसीलिए हम लोग इसको, तो इस RH फैक्टर को इसको भी डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी बाय लैडिस्टिनर एंड वेबनर। वेनर, तो लैडिस्टिनर और वेनर ने इसको खोजा था 1940 में। ठीक है, तो एंटीजन के अलावा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, फिर से गौर कीजिएगा, एंटीजन के आरबीसी में हो सकता है कि RH प्रोटीन मौजूद है। तो अगर किसी बंदे की आरबीसी में RH प्रोटीन मौजूद है तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और अगर RH प्रोटीन मौजूद नहीं है, प्रोटीन एब्सेंट, तो हम कहेंगे कि वो बंदा कैसा है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है। अब RH खुद में एक तरह की प्रोटीन है, तो RH भी कैसा काम करेगा? एंटीबॉडी। एंटीजन की तरह, एंटीबॉडी की तरह, एंटीजन। एंटीजन की तरह। फिर से मेरी बात को गौर से समझिएगा, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर अब किसी बंदे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो मैं क्या A नेगेटिव वाले को दे सकता हूं ब्लड ग्रुप? No. नो सर। नहीं, क्यों? So Antibody क्योंकि उसमें बनाना है। RH फैक्टर नहीं है तो वो हो सकता है एंटीबॉडी। हाँ राइट, तो ये नेगेटिव वाला जो है ये पॉजिटिव वाले के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, तो हम इसको नहीं दे सकते। लेकिन क्या A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव वाले को दे सकता है? यस यस सर। Yes, sir. राइट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? O नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव sir ये क्लियर है? नहीं समझ आया। यस हाँ? सर। सर ये पार्ट समझ नहीं आया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। देखो, अच्छा इस पॉजिटिव वाले के अंदर RH प्रोटीन, एक प्रोटीन मौजूद है, यस सर। तो मैंने A नेगेटिव वाले के ब्लड चढ़ा दिया। अब A नेगेटिव वाले का ब्लड इस प्रोटीन को कैसे ट्रीट करेगा? एंटीजन की तरह, तो इससे खिलाफ क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी। और आदमी मर जाएगा। यस सर। लेकिन अगर नेगेटिव वाला इसको दे दिया जाए पॉजिटिव वाले को, तो इसमें एंटीजन है क्या? नो सर। तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, नो सर। तो कोई दिक्कत है? नो सर। यस आगे समझ। यही बात मैं बोल रहा था।
यस अब देखो, सर सो बेसिकली आरएच प्रोटीन होना एक एडिशनल फैक्टर है, राइट? आरएच प्रोटीन होना एक एडिशनल मतलब प्रॉपर्टी है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप Yes, ए पॉजिटिव हो तो आप शक्तिमान हो या ए नेगेटिव हो तो आप नहीं हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, यस ठीक सर, यस सर। है ना? देखो, अब समझो बात को, ओ पॉजिटिव वाला सबको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, तो सबको ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है? ओ वो नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ वो नेगेटिव नेगेटिव। O क्लियर negative. है? यस सर यस सर। ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर ऐसे ही कौन हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। A positive. Sorry, AB positive. ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई इजिली। एक और बात है, फिर से एकदम, है ना, दिमाग की बत्ती खोल के समझना, बिल्कुल एकदम ध्यान से, 100% फोकस चाहिए। अब होता क्या है, ठीक है, ये सब मैं पूरी कहानी आपको इतना डिटेल में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये सब नीट के क्वेश्चन है। आप जाइए पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और आप महसूस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? मैंने आपको बार बार बोला कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 70% से ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ब्लड ग्रुप नाम की एक हेडिंग है और हार्डली मेरे हिसाब से ब्लड ग्रुप में 10 से 12 लाइन दी गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यू विल फाइंड नंबर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ब्लड ग्रुप। ये जितनी तरह से मैंने समझाया है, इतनी तरह से क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे। दोबारा आपसे पूछूंगा तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, ठीक है? अब देखिए, एक और बात, एक मदर है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक माँ है, ठीक है? उस माँ के वोम्ब में उसका बच्चा है, ठीक है? ये उस मदर का वोम्ब हो गया और उस माँ के वोम्ब में उसका इन्फेंट है। ठीक है? अब ये जो इन्फेंट है, अब मदर के साथ क्या है कि मदर तो ब्लड ग्रुप मदर का कैसा है? RH नेगेटिव, है ना? ठीक है? यस सर। मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है? RH नेगेटिव, ठीक है? लेकिन समस्या की बात यह है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि बच्चे को मदर की बॉडी कैसे ट्रीट करेगी? एंटीजन। एंटीजन की तरह, Antigen. ठीक है? तो क्या होगा, मदर की बॉडी बच्चे के खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो पहले वाले बच्चे को हो जाएगी बीमारी एनीमिया, लेकिन पहला वाला बच्चा सरवाइव कर जाएगा। फर्स्ट बेबी विल सरवाइव, लेकिन मदर की बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर हो गई। अगर इसी मां को सेकंड बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो क्यों? अरे देवी, इतनी देर से यही तो कहानी अभी भी पूछ रही, क्यों? बताओ क्यों होगा, Antibody बताओ, को संभाल बाकी लोग बताएंगे। सर हाँ? क्योंकि पहले से एंटीबॉडी बनी है antibody को और संभाल लेगी. ऑब्वियसली, बिल्कुल से सर समझ तो आ गई जब पूरी कोविड कहानी? था सर तो एंटीबॉडीज तो बनी रही थी। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, मैं इसीलिए बोला कि पूरा दिमाग में ज्ञान रखा करो जो समझा दूं। मैंने आपको समझाया था कि जब पहली बार कोई बीमारी आती है तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, लेकिन वो बीमारी उसको बीमार कर ही देती है। तो आखिर जब एंटीबॉडी बन गई थी तो बीमार क्यों हो गया? ओके सर, वो फर्स्ट क्योंकि एंटीबॉडी बनने की फर्स्ट टाइम जब ट्रिगर होता है तो प्रोसेस बहुत स्लो होती है, ठीक है? मेमोरी सेल्स तैयार नहीं होती हैं, यस सर। WBC तैयार नहीं होती हैं। तो पहले वाले बच्चे को मैंने बताया एनीमिया होगा। यहां तक मामला क्लियर है? पक्का सबको? यस पूछिए भाई। यस सर। ठीक है, तो नीचे लिखिए नोट,
सर एक सेकंड पिछली स्लाइड लगा दीजिएगा। ठीक है, पिछली स्लाइड लगा देते हैं लोग। ठीक है, ओके सर बताइए। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ। सर हाँ बताओ। सर एक और क्वेश्चन था सर, एक बार फिर से एक बार ये चीज बता दीजिए कि आरएच प्रोटीन हमारे अंदर आया कैसे? आरएच प्रोटीन तो ये हमारे एंसेस्टर से आता रहा, ये मंकीज में पाता जा रहा, एवोल्यूशन में धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो गया होगा, हमें इसीलिए हम में से कुछ में रह गया, कुछ में नहीं रह गया, खत्म खत्म। सर तो फिर एचआईवी का वो कैसे बताया आपने? एचआईवी का क्या है कि साउथ अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में अमेरिकन लैब है, वो लैब पर्टिकुलर चीजों में रिसर्च कर रही हैं, और वो कुछ लैब ऐसी भी चीजों में रिसर्च कर रही हैं जिनको कि बनाना अलाउ नहीं है पूरे वर्ल्ड में, बट स्टिल अमेरिकन्स आर डूइंग दैट। वहीं से रीसस मंकी से, उसमें रीसस मंकी की बॉडी में रिसर्च करके कोई मेडिसिन बनाई गई, वो मेडिसिन इंसानों में यूज की गई, एक्सपेरिमेंट की गई, और वो मेडिसिन तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन मेडिसिन के साथ में ही एचआईवी का वायरस बंदर से इंसान में आ गया। कोरोना कैसे आ गया? सर लैब से। ऑब्वियसली, तो वैसे ही एचआईवी आ गया। यस सर। सर तो बेसिकली पहले दो टाइप के मंकी हुआ करते थे, एक आरएच नेगेटिव और एक आरएच पॉजिटिव, है ना? नहीं, वो आरएच पॉजिटिव ही मंकी होते हैं, रीसस। अच्छा, फिर आरएच नेगेटिव उनके आरएच प्रोटीन उन्हीं की बॉडी में खोजा गया। यस सर, समझ गई सर मैं फिर। डन सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। सर क्वेश्चन ये था कि सर अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फैक्टर उसके फादर से आया होगा क्योंकि मदर तो आरएच नेगेटिव है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, दैट इसी को तो कॉमन सर सेंस मैं ये बोलते हैं। पूछ रही थी सही कि से सोचो। सर तो फिर अगर फादर सिर्फ आरएच पॉजिटिव ही दे सकता है, इसका मतलब फिर उनका एक बेबी के अलावा और हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं होता है, मैं अब ये कहानी थोड़ी देर में ये लिखवाने के बाद ही बताऊंगा, ठीक है? पहले आप इसको एसिमिलेट करो, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो मेरा मेरा बेटा आरएच, मतलब सिंपल सी बात समझो, आप बात को, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना, ठीक है? और मेरी माँ का ठीक ब्लड ग्रुप है सर। ओ नेगेटिव है, ठीक है ना? तो सिंपल है, मेरे अंदर ए पॉजिटिव कहाँ से आया? मेरे फादर से, फादर से है ना? सिंपल है। अब वैसे ही फादर से कहाँ से आया होगा? तो मेरे फादर में आया होगा, या तो मेरे दादाजी से आया होगा, या मेरी दादी से आया होगा, है ना? दोनों में कोई यस सर। पॉजिटिव, ए पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है? ओके, अब आगे अभी इसकी कहानी आगे बताता हूँ, है ना? ठीक, तो क्योंकि ये पूरा जो एम्ब्रोलॉजी है, ये जो मैंने आपको समझा दिया, ये एम्ब्रोलॉजी जो शॉर्ट में समझा दिया, ये क्लास 12th में जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर ही यही है, मतलब पहला चैप्टर तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, वो तो बकवास चैप्टर है, छोटा सा 4-5 पेज का है, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पहला चैप्टर है, उसमें हम ये आरएच पॉजिटिव वाली बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बात समझते हैं कि कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, कैसे बच्चा अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेता है, ये सब पूरी सर आप कहानी। नोट लिखवाने वाले थे? हाँ, मैं वही नोट लिखवाने वाला हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है? मैं कहानी बता रहा था कि आपको ये मैं 11th में सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, तो नोट लिखिए। 12th में। If a mother is Rh negative and its baby is Rh positive, the first baby will survive, but it will born with anemia, but in case of second baby
second baby, it will lead to HDN. The hemolytic disease Hemolytic disease of of newborn, and it will be fatal, and baby will die. So and it will be Fatal, and baby will die. सर तो ऐसा हर केस में होगा ना कि अगर RH पॉजिटिव और वो RH नेगेटिव है तो भैया हर केस में ऐसा ही होता था, बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे ही मर जाते थे पहले, ठीक है। नहीं सर, सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले बेबी में सबको एनीमिया होना विदाउट एनीमिया एक्सेप्शन। होगा। अच्छा, ढेर बच्चे पैदा होते हैं आज भी जिनको एनीमिया के साथ ही पैदा होते हैं, पैदा होते ही वो एडमिट हो जाते हैं आईसीयू में, बोले हमारे बच्चे को एनीमिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इवन अभी भी मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को, 50% सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है आज की डेट में, ठीक है। ओके सर। सर अगर बेबी का RH नेगेटिव है और मदर का RH पॉजिटिव है तो फिर कोई बेबी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे के शरीर में तो एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। ओके ओके बच्चा एंटीबॉडी तो अपनी माँ से लेता है। सर बेबी का ग्रुप डिटेक्शन कब होता है? वॉर्म के अंदर ही हो जाता है। ओके। अब देखो, ये जो बच्चा है ये नहीं, ब्लड ग्रुप अलग होने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो अब होता क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। माँ और बच्चे दोनों ही एक इस तरह के स्ट्रक्चर से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये डिस्क साइड स्ट्रक्चर है और ये बच्चे के नेल में जाके अटैच होता है, ठीक है ना। हर बच्चे के यहाँ पे नेल में निशान बना होता है ना। तो हम सब अपनी मदर से जिससे जुड़े होते हैं, दिस डिस्क इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और इसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। देखो नॉर्मली इसके थ्रू बच्चा न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, समझे। नॉर्मली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, लेकिन 100% ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ब्लड का 90% चांस है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो चाहे बच्चा आरएस पॉजिटिव हो चाहे आरएस नेगेटिव हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और ये 10% जो चांस है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो बच्चे की जान को खतरा है। अब होता क्या है, अब मेडिसिन एडवांस हो चुकी है, तो लोग क्या, डॉक्टर क्या करता है कि मदर की बॉडी में इंजेक्शन लगा देता है पहले से। वो इंजेक्शन मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जिससे अगर 10% चांसेस में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो भी गया तो भी बच्चे की जान को खतरा नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स हाउ मेडिसिन इज हेल्पिंग अस नाउ। तो अब ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी तक ऐसा होता था, ठीक है? और थ्योरेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। सर तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता ही नहीं है? नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। प्लेसेंटा इज नॉट मेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिटवीन मदर एंड embryo, but in 10% there are chances that blood transfusion may take place, and if it may take place, and if it takes place, that will be fatal. सर वो 10% ट्रांसफ्यूजन किस वे से हो सकता है? ये मैं डॉक्टर थोड़े ना हो, तो कुछ भी पूछते तुम लोग यार, है मुझे क्या पता। नहीं सर, मतलब सेम वे प्लेसेंटा से ही या फिर दूसरा वे भी होता है? प्लेसेंटा से ही होगा, और कोई कनेक्शन नहीं हमारी और हमारी माँ के बीच में, और कोई कनेक्शन नहीं होता। हमारी और हमारी माँ के बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन होता है, दैट इज दिस प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसी में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और ब्लड कैपिलरीज हमारी और हमारी मदर की जो ब्लड कैपिलरी होती है वो आपस में मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं होती हैं, उन थोड़ी डिस्टेंस पे होती हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, 10% चांसेस होते हैं, ठीक है। आप Yes, किसी भी sir. डॉक्टर से पूछोगे, बोलेगा देयर आर 10% चांसेस, ठीक है। यस सर।
ओ क्लियर है यहाँ तक? यस सर, Yes, sir. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर, Sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आरएस पॉजिटिव हो गया, आरएस नेगेटिव, मुझे लगता है टाइम भी हो गया। यस आज आज मैंने सोचा था सर्कुलेशन स्टार्ट कर दूंगा, टाइम तो हो गया। कोई नहीं, कल पढ़े, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? और इसके आगे फिर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आप लोगों में किसी को कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। ठीक है, समझ आ गया पक्का? यस सर, Yes, sir. हार्ट का डायग्राम बना लेते हो तुम लोग? यस सर। किसका? Yes, sir. हार्ट का डायग्राम हाँ सर, आराम से। कौन वाला? सर, वो कौन मूवी वाला? वाला, मूवी वाला नहीं, बायोलॉजी वाले की बात कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, अब मूवी Yes, में sir. ऐसा नहीं है। सर बाय हाँ, बायोलॉजी वाला, ठीक है। चलो ये मैं सर 10th में बनाया था सर। सीरियसली? यस सर, यस सर। यस सर, Yes, sir. पेपर में भी आया। बहुत प्यारा बनाया अच्छा, था। Yes, अरे sir. क्या बात है। सर उसमें नोट भी पढ़ाई थी सर, हमारे सर टीचर ने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं। वो नोट्स वगैरह वगैरह जो हमारे 10th के सिलेबस में था भी नहीं। अरे क्या बात है, तुम लोग हार्ट बना ले। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को तो हार्ट बनाते हुए देखा, मुझे समझ में आया कि हार्ट की चिड़िया बना दिया, क्या बना दिया। चलो ठीक, देखूंगा। ऐसे नहीं तुम लोग ऐसे बातें बना लोगे, अरे सर मैं कर हम कर देंगे, हम कर देंगे, हैं? यस सर, हाँ, तो चलो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट थैंक क्लास यू में हम लोग सर, start बाय करेंगे। सर, गुड नाइट सर। वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।